नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। इस नवरात्रि रफ्तार लेके आया है आपके लिए एक खास शो जिसका नाम है नारी तू नारायणी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं सोशल एक्टिविस्ट एकता पुरोहित जी। तो आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है इनकी राय नारी शक्ति पे। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ी। आप जैसे लोग जो हैं समाज में एक नया मैसेज देते हैं जिससे लोग इंस्पायर्ड भी होते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला और रफ्तार के साथ जुड़ी। सबसे पहले मैम, आप अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। थैंक यू निकिता। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और रफ्तार से जुड़कर। मेरा नाम एकता पुरोहित है और मैं एक जर्नलिस्ट टर्न मीडिया टर्न सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और फिलहाल मैं एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो कि उपभोक्ता के संरक्षण में काम करती है उसके साथ एज ए मैनेजर एसोसिएटेड हूँ। एंड मैं उसमें पॉलिसी इंटरवेंशन और कम्युनिकेशंस को लीड करती हूँ, देखती हूँ उसको। और मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इस कंज्यूमर पॉलिसी के अंतर्गत क्या काम करती हैं। कंज्यूमर वाइज जो ये संस्था है, ये विभिन्न उपभोक्ता के पहलू पे काम करता है। जैसे हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी एक उपभोक्ता है, मैं भी एक उपभोक्ता हूँ। तो सभी जो भी इस दुनिया में है या जो भी हम लोग हमारे डेली उसमें है, हम लोग कहीं ना कहीं उपभोक्ता है। हर प्रोफेशनल एक उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। और हम कहीं न कहीं उपभोक्ता, हम सर्विसेज़ अवेल करते हैं, जो भी सर्विस अवेल करता है वो उपभोक्ता होता है। तो ये उपभोक्ता संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं। इसमें काफ़ी अलग-अलग विषयों पे काम किया जाता है, जिसमें कुछ कैम्पेन्स भी हैं और मैं उन कैम्पेन्स को देखती हूँ, जैसे कि सड़क सुरक्षा हो गया, तम्बाकू नियंत्रण हो गया। और काफ़ी अलग-अलग ऐसे विषय हैं जिसमें हम लोग हेल्थ पे भी काम करते हैं, हाइपरटेंशन है और गैर संचारी रोग जो है, एनसीडीज़ जिसको कहते हैं, उसको लेके भी हम काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। सो ये हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं, कुछ स्टेट्स में स्पेसिफिक भी करते हैं, बड़े बड़े तबके पे करते हैं। तो इन टोटली या मैं संक्षिप्त में कहूँ तो हमारा काम है उपभोक्ता को जागरूक करना, उपभोक्ताओं को उनकी सर्विसेज़ के बारे में बताना और कहीं न कहीं हेल्थ को हम आगे रखते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी रहती है। और मैंने आपकी प्रोफाइल में पढ़ा था कि आप रोड सेफ्टी और टोबैको कंट्रोल जैसे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर चुकी हैं और करती भी हैं, तो इसके बारे में भी जनता को बताइए। जी, बिल्कुल। एक तो आप आज हम लोग नवरात्र में बात कर रहे हैं और मैं सड़क सुरक्षा को लेके काफ़ी हमने काम किया है। मैं जैसे मैंने आपको बताया है, पॉलिसी इंटरवेंशन पे काम करती हूँ। तो हमारे यहाँ भारत में काफ़ी लंबे समय से लंबित एक लॉ था जिसको हम बोलते हैं मोटर वाहन अधिनियम लॉ, जो 1988 का था। उसको हम काफ़ी अमेंडमेंट के साथ में 38 साल बाद वो लॉ पास हुआ है, अमेंडमेंट के साथ में 2019 में। तो उसके लिए हमने काफ़ी काम किया। पूरे भारत में 24 राज्यों में हमने उसको लेकर के अवेयरनेस किया कि क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते हैं हर साल हमारे देश में 1.5 लाख लोग सड़क सुरक्षा पे अपनी मौत हो जाती है उन लोगों की। वो कहीं न कहीं अपनी जान गँवाते हैं, 1.5 लाख लोग, जो कि एक बहुत बड़ा है। और उसमें सबसे ज़्यादा तो आहत होते हैं, वो 18 से 26 साल के जो युवा हैं, वो प्रभावित होते हैं। वो कहीं न कहीं इंजर्ड हो जाते हैं, उनको एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो कर के वो अपने शारीरिक रूप से भी वो कहीं न कहीं वो अनेबल हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। तो इसको लेकर के हमने अधिनियम पे कार्य किया। आज जो अधिनियम आ गया है, उससे कई राज्यों ने उसे अडॉप्ट कर लिया है, उस पे काम कर रहे हैं और आगे किस तरह से निचले तबके तबके तक ये जाए, क्योंकि अभी भी एक रोड एक्सीडेंट्स कम नहीं हुआ है, वो चल ही रहे हैं। लेकिन फिर भी उससे एक ये है कि अब अवेयरनेस आ गई है। अब आप जाएँगे तो रोड पे आपको पता है कि मुझे सीट बेल्ट लगाना है, आप अगर कोई ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो आपको ये अवेयरनेस है कि मुझे हेलमेट पहनना है। दूसरा चीज़ है स्पीड, तो आपको इसकी स्पीड के बारे में भी पता है कि किस तरह से
स्पीड को कंट्रोल करके हम लोग काफ़ी सही सुरक्षा सड़क सुरक्षित हम लोग अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। तो यही एक अधिनियम है जो सड़क सुरक्षा को लेकर के है और इसमें हम ये नहीं है कि सिर्फ़ अपर लेवल पे हमने काम किया, हमने निचले तबके तक काम किया है कि हम लोग आरटीओस के साथ में भी स्टेट लेवल पे काम करते हैं, हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं, अलग-अलग स्टेक होल्डर्स को, जो-जो क्योंकि सभी सड़क पे चलते हैं, मैं हूँ, आप हो, पैदल यात्री है या वाहन के साथ है, कार के साथ है, कोई भी है या ट्रक ले लो, बड़े वाहन भी हैं, तो सभी कहीं न कहीं हम लोग सड़क को उपयोग में लाते हैं और हमें सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। क्या खुले मैं हैं। मैम आपने मीडिया में क्या-क्या काम किया है? थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, मैंने भारत की जो संसद है, संसद भवन में जो एक उनका एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, वहाँ पर मैं मीडिया रिसर्चर रही हूँ। हम लोग बिल्स पे रिसर्च करते थे, उसके बाद हम लोग सांसदों का हमारी एक मैगज़ीन आती थी, तो सांसदों की जो मैगज़ीन है उसको मैं लीड करती थी और उसमें सांसदों के हम लोग उनके जो है इंटरव्यूज़ हम लोग प्रकाशित करते थे। हमको उनका क्या सांसद सिर्फ़ एक सांसद है, क्या वो लोकसभा, राज्यसभा में जा कर के सिर्फ़ लोगों को अपनी जहाँ वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या उसको सिर्फ़ प्रेज़ेंट करते हैं या उनका और भी कुछ कार्य रहता है या वो और भी कुछ अपने आप में उनका कोई दूसरा रूप भी है या उनका कोई दूसरा पहलू भी है, तो वो दर्शाना उस मैगज़ीन का था। साथ-साथ हम लोग पॉलिसी पे काम करते थे, उस मैगज़ीन में बताते थे कि पार्लियामेंट कैसे काम करता है, क्या-क्या प्रोसीजर्स होते हैं उसके और किस तरह से वो एक साधारण जन नागरिक के लिए कितना मददगार है, कितना हेल्पफुल है, कितना आगे हमारे देश को ले जाने के लिए मतलब कार्यशील है। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप जिस एनजीओ से जुड़ी हैं, वॉइस सोसाइटी जिसका नाम है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्राइब करिए? जी वॉइस सोसाइटी जो है वो 40 वर्ष पुराना एनजीओ है और काफ़ी विषयों पे काम करते हैं गहराई से कंज़्यूमर लॉ पे काम करते हैं। कंज़्यूमर तो हमारा नाम से ही जुड़ा हुआ है कंज़्यूमर वॉइस, वॉइस सोसाइटी। तो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कंज़्यूमर अफेयर्स के साथ में भी काम करते हैं। उनका जो कैंपेन है जागो ग्राहक जागो, हम उसके मतलब हम उससे जुड़े हुए हैं, हम उसके लिए भी काम करते हैं और वो भी हमारा भी वही कह सकते हैं कैंपेन है जागो ग्राहक जागो, लोगों को जागृत करना उपभोक्ता संरक्षण में। तो ये हम लोग इसके अलावा मैंने जैसे आपको पहले भी बताया हम लोग काफ़ी अलग-अलग विषयों पे काम करते हैं। इसमें केवल ये नहीं होता है कि हम उपभोक्ता को जागरूक करें क्योंकि उपभोक्ता हर प्रोफ़ेशन से हर स्टेक होल्डर कहीं न कहीं ये अपने आप में एक उपभोक्ता है। हम लोग सर्विस गेनर हैं तो ये है कि हम लोग कंज़्यूमर वॉइस में काफ़ी अलग-अलग विषयों पे काम करते हैं, हेल्थ पे भी काम करते हैं और ओवरऑल हेल्थ और कंज़्यूमर एजुकेशन और एम्पावरमेंट में भी। कंज़्यूमर को हम कैसे एम्पावर करें क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे कंज़्यूमर की राइट्स क्या हैं। मतलब हमारे उपभोक्ता के क्या-क्या राइट्स हैं। तो कंज़्यूमर के राइट्स जैसे कि हमें राइट टू सेफ्टी है, हमें क्या चुनाव करना है, राइट टू सेलेक्ट है, राइट टू स्पीच है। तो ये 4 मूल जो है 4 मूल उपभोक्ता के जो राइट्स हैं, वो हमें सबको पता होने चाहिए और फिर पता होने के साथ हम उससे किस तरह से हम उसे यूटिलाइज़ करें, हम जब हम कहीं न कहीं प्रताड़ित हों, किसी कंज़्यूमर उसको लेकर के, उपभोक्ता सर्विस को लेकर के, तो वो हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, ये संस्था हमारी उसमें लोगों की मदद करती है। आप लोग कई ऐसी महिलाओं से भी मिलते होंगे जिन्हें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या ये कह सकते हैं कि उनके इन-लॉज़ या कुछ तो लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं जिनके पेरेंट्स उन पे रोक लगाते हैं और आप एक अच्छे जगह पे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ आप मीडिया से भी जुड़ चुकी हैं जिस जिस पद पे आने के लिए लड़कियाँ आज सपना देखती हैं। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगी या आप क्या करना चाहेंगी उनके लिए? मैं क्या करना चाहूँगी, करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन वो जितना कर पाऊँ उतना भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन दिया है, जितना उसमें हो पाएगा मैं बिल्कुल करूँगी। और संदेश ये है कि कभी भी एक महिला को अपने आप पे बस विश्वास होना चाहिए। अगर अपने आप में विश्वास है तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगी, वो कुछ भी कार्य कर सकती है। क्योंकि महिला एक केवल अगर महिला
जागरूक है, तो वो पूरे अपने परिवार को जागरूक कर सकती है, अपने समाज को जागरूक कर सकती है, इवन अपने पूरे देश को जागरूक कर सकती है। तो महिलाओं को ये है कि कभी भी किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, और अगर उनको पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अपना आइडेंटिटी उनको खोना नहीं चाहिए। मेरा ये मतलब है कि डरना नहीं चाहिए, इन द सेंस आइडेंटिटी पे अपने विश्वास होना चाहिए कि मैं महिला हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। नारी हूँ, लेकिन ये कर सकती हूँ मैं। तो ये विश्वास ही आगे आपको कहीं न कहीं लेके आता है। और आप जैसे बात करिए कि महिलाओं से मिलते हैं, बिल्कुल हम काफ़ी ऐसी महिलाओं से मिलते हैं जो कि कहीं न कहीं प्रताड़ित हुई होती हैं समाज में, तो उनको जागरूक करना ही हमारा काम है। और फिर काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं कि जो हो गए हैं, कितने लोगों ने अगर वो कहीं किसी ऐसी किसी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी कि वो उसमें है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तंबाकू नियंत्रण की बात हो, बीड़ी से है, तो बीड़ी से कैसे उभर के आई, बीड़ी बनाने का काम करते थे सालों से, तो वो किस तरह से उन्होंने उसको छोड़ा है, और अपने का वापस अपने कार्य पे अपने घरेलू कार्य में या किसी और प्रोफ़ेशन को उन्होंने चूज़ किया है। तो इस तरह से है, महिलाओं को अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहिए, मेरा तो भई यही विश्वास है। मैम, मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आज सरकार भी है जो महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रही है, जैसे कि अभी आरक्षण दिया गया है और भी बहुत सारे, और आप तो एनजीओ से जुड़ी हैं, कई ऐसे एनजीओज़ भी हैं जो लड़कियों और महिलाओं के हित में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन समाज का एक पहलू आज भी ऐसा है जो कहीं न कहीं अत्याचार और प्रताड़ना औरतों पे हो ही रही है, इससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार को अभी और क्या-क्या करना चाहिए महिलाओं के हित में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, फिर भी महिला उस लेवल पे नहीं स्टैंड कर रही है जहाँ पर होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी आपने अच्छी बात कही कि वो बिल आया है, तो महिला आरक्षण बिल के लिए मैंने भी काफ़ी काम किया है। एज़ अ वॉलंटियर, हमारा एक शक्ति करके एक ग्रुप है, तो हम लोग एज़ अ वॉलंटियर मैं उसके लिए काम करती हूँ, वॉलंटियर शक्ति के लिए। और शक्ति काफ़ी सालों से महिलाओं को 50% आरक्षण मिले इलेक्शन और सब जगह हर चुनावी असेंबली में, तो उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये जब बिल आया तो ये 27 सालों से लंबित था। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सरकार का, भारत सरकार का, कि वो इस बिल को लेके आई। अभी लेके आई है क्योंकि वो कहीं न कहीं वो पास हो गया है। आने वाले सालों में हम देखेंगे, वर्षों में, कि वो सच में धरातल पे उसको वो करा जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो वो एक अच्छी हम सभी को एक तरह से खुश होना चाहिए। हमें इसको उत्साहपूर्वक इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये तो हुआ तो सही, कहीं हमें कितने सालों से हमें वो जगह नहीं मिल पा रही थी, लेकिन क्या शायद इस बिल से, ऐसे मैं श्योर हूँ कि मिलेगी। इस बिल से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हम और सुदृढ़ हो जाएँगे। महिला जो पूरा हमारा है सोसाइटी, महिलाएँ जो है, नारी है, वो सब सशक्त हो जाएँगी इस बिल के आने से। अब आप पूछ रही हैं कि और क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को काफ़ी ऐसी योजनाएँ सरकार की जो कि सिर्फ़ महिलाओं के लिए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो जनधन योजना है, जो भारत सरकार की जनधन योजना है, उसमें जो हाईएस्ट बैंक की जो बने थे, खाते बनाए गए हैं, वो महिलाओं के द्वारा बनाए गए। मतलब महिलाओं ने एनरोल किया है। पहले होता था कि घर में एक का खाता है तो सिर्फ़ वो पुरुष एक ही खाता है तो वही चलेगा, महिला उसके साथ शिल-मिलाई के एक दोनों का मर्ज हो जाएगा, वैसा खाता चलता था। मेरे भी काफ़ी रिलेटिव है, मैं पूछती थी कि आप लोग का नहीं है? तो नहीं, इनका है तो मेरा होने की क्या ज़रूरत है, मेरी चाची या मेरे मामी-वामी इनका। लेकिन क्योंकि ये जनधन योजना से ऐसा हुआ है कि अब हर घर में जो भी महिला होती है, उनका अकाउंट है बैंक में, जो अपने आप में महिला को सशक्त बनाता है। तो एक ये योजना है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना भी है, जिसमें काफ़ी जैसे बेटी का जन्म होता है, तो आप उसका वो अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें 7.5% आपको ब्याज मिलता है, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो अ, आपको एक तरह से उसका सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों के बारे में। वो कहीं न कहीं मॉनेटरी लेवल पे शी विल दैट योजना विल हेल्प वो ये स्कीम हेल्प क करेगी। तो और भी योजनाएँ हैं।
योजना है काफ़ी मैं क्योंकि हेल्थ में भी हम लोग काम करते हैं, तो मातृत्व को लेके एक योजना है कि काफ़ी ये था कि जो महिला जो डिलीवरी जिनका होने वाला है, उनको सही तरह से हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती थी। लेकिन अभी है कि उनको बिल्कुल उनका पूरे 9 महीने तक उनका ध्यान रखा जाता है, वो जा सकती हैं अपने साथ पास के जो भी सेंटर है उसमें और वो इवन वो भी घर पे आते हैं जहाँ-जहाँ वो है, तो ये सब ये भी एक योजना के अंतर्गत है जो सरकार लेके आई है। अब और क्या होना चाहिए और एक थोड़ा सेफ्टी को लेकर के इश्यू है, जो कि भारत में अगर कहीं पर भी किसी भी कोने में होता है, तो हम सब लोग प्रभावित होते हैं, हम कहीं न कहीं टच्ड हो जाते हैं उससे। हम अपने आप को जोड़ लेते हैं और एक महिला होने के कारण मैं भी जोड़ती हूँ, आप भी जोड़ते होंगे और मेरी मदर या मेरी बहन भी जोड़ती हैं, मेरे मित्र भी जोड़ते हैं। तो उसको लेकर के मुझे लगता है थोड़ा जागरूकता और बढ़ाने की ज़रूरत है और सरकार को वैसे तो नियम तो है काफ़ी कानून भी हैं लेकिन उसको थोड़ा है ना मुझे लगता है कि उसको सशक्त बनाने की ज़रूरत है। उस कानून को थोड़ा और कठोर करने की ज़रूरत है और एक अपने आप में लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि वो कैसे उसके दायरे में रह कर के अपने आप को भी थोड़ा चेंज करें। महिलाओं के प्रति थोड़ा सम्मान जताएँ। तो ये एक मुझे लगता है उससे थोड़ा और चेंज आएगा। सरकार तो अपना काम कर रही है और सेफ्टी को लेके थोड़ा सशक्त होना चाहिए, कानून लाना चाहिए। मैम आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात की, नारे की बात की, और आपने वुमेन सेफ्टी की बात की। बीच में इंस्टाग्राम पे एक मीम्स चल रहा था जिसको लोग कह रहे थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मगर पत्रकार मत बनाओ। और आप मीडिया से जुड़ी हुई भी हैं और कई माँ बाप, आज भी मेरे भी कई दोस्त हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, बट उनके माँ बाप को ये लगता है कि मीडिया में जो लड़कियां जाती हैं वो बहुत ज्यादा या तो बोलने लग जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि मीडिया फील्ड को वो लोग सेफ नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? और ये मैम मेरा मैं तो पर्सनल क्वेश्चन भी है आपसे, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मीडिया में हूँ। तो कई रिलेटिव्स मेरे भी हैं जो मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछते, तुम तो मीडिया में हो, तुमको तो रात को जाना पड़ सकता है, तुम इस फील्ड को छोड़ दो। तो ऐसे ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी मेरे माता-पिता से आकर मिल ले तो मैं तो यही कहूँगी क्योंकि मेरे माता-पिता बहुत सपोर्टिव हैं। मैंने जो काम किया है मैंने तो मीडिया के साथ-साथ एक ऐसे तबके के साथ पॉलिटिशियन के साथ भी काम किया है मतलब पॉलिटिकल मीडिया किया है। सो वो दो तरफ़ा हो जाता है कि एक मीडिया में भी हो और आप एक पॉलिटिक्स वाले मीडिया में हो। तो वो 2 तरफ से प्रेशर पड़ता है। तो इनिशियली तो वो मुझे भी फेस करना पड़ा बट मेरे माता-पिता इतने जागरूक है और मेरी मम्मी खुद एक लॉयर है और वो भी एजुकेटेड है और मेरे पिता हमेशा सपोर्टिव है, वो बेटियों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी दीदी भी मीडिया में ही है, तो और मेरी छोटी सिस्टर वो लॉयर है। तो मतलब हमारा तीनों का प्रोफेशन ऐसा है कि सब लोग हमारे माता-पिता को भी क्वेश्चन करते हैं, हमें तो क्वेश्चन करते हैं, हमारे माता-पिता को भी कई बार प्रश्न करते हैं कि आपकी बेटी मीडिया में है या आपकी बेटी ये एक्टिविस्ट बन गई है या फिर आपकी बेटी लॉयर है, तो प्रश्न तो सब जगह से उन्हें भी किए जाते हैं। बट वो उन्होंने उसको किस तरह से उस तरह से उन्होंने लिया पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने लिया है। तो वो मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सभी के माता-पिता से यही कहूँगी। आज लड़की अगर आप बाहर निकालोगे, बाहर भेजोगे, जर्नलिज़्म में वो करे, एक्टिविस्ट बने, तो अच्छी बात है ना। ज़्यादा बोलने लग जाएगी तो क्या बोलना है उसका हक है। मतलब सबको बोलने का हक होना चाहिए और ये उसका हक है। अगर ज़्यादा बोलने लग जाएगी, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं बोल नहीं पा रही थी, आपने उसको कहीं न कहीं रोका, तो वो उसका इतने वर्षों का जो रोका गया है, वही उसके मुख से अभी बाहर निकल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी और जैसे क्योंकि हम लोग अभी नवरात्रे में न माताओं को पूजते हैं हम लोग। आप आदिकाल से हमारे देश में यही है कि हमेशा नारी को शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो अभी कुछ वर्षों में ऐसा हो गया है कि कुछ डोमिनेंस या ऐसे कुछ होने के कारण सेफ्टी को लेकर के इश्यू होने के कारण मुझे लगता है माता-पिता को वो थोड़ा भाव सही भी है कि ये है कि वो कैसे बाहर निकल गई तो कई और लोग नहीं बोलेंगे। सामाजिक थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। वो चाहते हैं कि हमारी बेटी करे, लेकिन जब करोगे आप अच्छा तो वो सबसे पहले वही आपको एप्रिशिएट करेंगे क्योंकि
वो आपकी परिवार ही पहला आपको एप्रिशिएट करता है कि हाँ, ये देखो अच्छा किया या उनको कोई कहता है देखो तुम्हारी बेटी ने ये किया, अच्छा काम किया। तो वो तब बड़े खुश होंगे बोले मुँह मुँह से नहीं दिखाएँगे, मुँह पे नहीं दिखाएँगे काफ़ी खुश होंगे। मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को आप जिस भी फील्ड में भेजें, प्लीज़ आप बेझिझक भेजें। उसमें वो अच्छा करेगी और अच्छा करके दिखा रही है और ज़्यादा अच्छा करेगी। अभी हम देख रहे हैं कि देखिए काफ़ी सीनियर सीनियर पोज़ीशन्स पे अ, म महिलाएँ हैं, तो मुझे लगता है कि महिला सब कुछ कर सकती है और सबके हमें बाहर निकल के वो जर्नलिज़्म हो या कोई एक्टिविस्ट बनना है या कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उसमें महिलाओं को आगे जाना चाहिए। उनके माता-पिता से उनके या फिर कोई सामाजिक जो प्रेशर है वो उन सबको पीछे छोड़ कर के आगे बढ़ना चाहिए। मैम, नवरात्रि की भी शुरुआत हो गई है, आज छठवां दिन भी है नवरात्रि का, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपनी नवरात्रि कैसे मना रही हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने क्योंकि नवरात्रि मैं मना रही हूँ और हम लोग मैं फास्ट भी रखती हूँ, नवरात्र के फास्ट रखती हूँ मैं और हमारे घर में पूजा की जाती है। हमारी जो कुल देवी वो सती माता है, तो हम लोग कुल देवी की पूजा करते हैं, हम लोग सारे 9 रूपों की पूजा करते हैं और ये है कि हम लोग मैं जिस क्षेत्र से जुड़ी हूँ वो थोड़ा गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे है, तो हम लोग गुजराती हमारा ज़्यादा टच रहता है और हम लोग गुजरात के लिए में जैसे फेस्टिवल मनाया जाता है वैसे ही हम लोग मनाते हैं। जैसे गरबा हो गया और ये सब हम लोग पूजा-पाठ, रामायण का पाठ किया जाता है और ये सब चीज़ें ऐसे मनाते हैं हम लोग पूरा नवरात्रा 9 दिन तक। इवन जहाँ दशहरा भी तक मनाते हैं ऐसे। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, आप जिस बॉर्डर, गुजरात एमपी का वो बॉर्डर पड़ता है और उसका शायद बसवाड़ा नाम है। तो जी, जी, बांसवाड़ा। जी, तो और आपके टोन में भी वो गुजराती वाला वो वाइब आ रहा है, तो मैं आपसे, और गुजरात में गरबा भी बहुत फेमस है, तो क्या आप 2 लाइन गरबा सुनाएँगी? जी, जी, बिल्कुल आपने मेरी मन की बात कह दी। बिल्कुल हमारे गुजरात में एक हमारे राजस्थान के पास गुजरात में एक शक्तिपीठ है कालिका माता का, जिसको पावागढ़ धाम कहते हैं। तो उनकी ही एक उनके स्तुति के लिए एक गरबा है। थोड़ा-सा मैं आपको वो मैं जी। इवन अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा नहीं, नहीं, बोलूँगी, बिल्कुल। थोड़ा-सा गाने की कोशिश करूँगी। जय माँ काली पावा वाली जय माँ काली पावा वाली पावागढ़ तेरो धाम अलबेली मैया तेरा बड़ा है नाम मत वाली मैया तेरा बड़ा है नाम घोर अंधेरा छाया जग में घोर अंधेरा छाया जग में ज्ञान के दीप जला दे ओ मैया मेरी ज्ञान के दीप जला दे सकल जगत को मार्ग दिखा दे सकल जगत को मार्ग दिखाए माँ करे कल्याण अलबेली मैया तेरा बड़ा है नाम मतवाली मैया तेरा बड़ा है नाम जय माँ काली पावा वाली जय माँ काली बहुत अच्छा मैम जी लगा आपने, ये आपका एकदम यूनिक था कि आपने ये चीज़ें भी हमें हमसे शेयर की, और कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो आपके बचपन से जुड़ी हो नवरात्र से रिलेटेड, क्योंकि आप गुजरात से हैं और गुजरात में तो काफ़ी अच्छे से नवरात्र को सेलिब्रेट भी किया जाता है। जी गुजरात में मैं राजस्थान से गुजरात से नहीं हूँ लेकिन गुजरात बॉर्डर पे हूँ तो हमारे यहाँ बस गुजराती बॉर्डर रहता है तो हमारे यहाँ 9 दिन तक रात को गरबा फेस्टिवल जैसे गुजरात में होता है वैसे ही किया जाता है अलग-अलग हमारे यहाँ शक्ति पीठ है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है तो वहाँ पर ये काफी अलौकिक है कि वो उनको तरतेई माता भी बोलते हैं तुरंत फल देने वाली माता तो हमारे यहाँ की जैसे चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया है जिस गाँव में वो मंदिर विस्तृत है, वो उन्होंने गोद लिया हुआ है। उमराई करके एक गाँव है, वहाँ वो शक्तिपीठ काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ पर लोग 9 के 9 दिन पैदल उसको दर्शन करने जाते हैं, जबकि वो मेन सिटी से 25 किलोमीटर दूर है।
और ये होता है कि वो बच्चे हों, बूढ़े हों, मतलब सब लोग रात भर चलते हैं, दर्शन करने जाते हैं और रात भर मतलब मेले जैसा रहता है 9 के 9 दिन। कोई घर में नहीं रहता, रात को सब लोग बाहर ही रहते हैं, यही वाला फेस्टिवल हमारे यहाँ भी यही माहौल रहता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, हम लोग कई बार इनिशियली तो जाते थे लेकिन अब नहीं जा पाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग घर में ही थोड़ा वो माहौल लाने की कोशिश करते हैं। तो ये है बाकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं वहाँ की राजस्थान मतलब गरबा को लेकर के और खाने को लेकर के भी है क्योंकि व्रत चल रहे हैं तो व्रत में खाना व्रत वाला होता है। लोग वहाँ पर काफ़ी डेडिकेटेडली व्रत उपवास करते हैं। कई लोग तो पानी पिए रहते हैं, कई लोग दूध पीते हैं, खाली मौन रह के भी करते हैं। तो ये माँ के प्रति जो आस्था है वो अपना वो दिखाते हैं, भाव रखते हैं। ये है। इस नवरात्रि पे आपका क्या संदेश है? संदेश तो बहुत कुछ है इस नवरात्रि पे मैं ये कहना चाहूँगी सिर्फ़ महिलाओं को लेकर के महिला जितना सशक्त बनेगी उनको उतना सशक्त सशक्तिकरण जितना बढ़ेगा उतना वो सशक्त बनेगी। तो महिलाओं को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और ये सबके लिए है कि जैसे हम लोग 9 रूप की पूजा करते हैं कोई ब्रह्मचारिणी है, शैलपुत्री है, कात्यायनी है, कालरात्रि ये सबका अलग-अलग स्वरूप है। सब लोग सब माताएँ अपने-अपने स्वरूप को दर्शाती हैं, वही सब स्वरूप हमारे अंदर भी है। तो महिलाओं के अंदर सारे 9 रूपे के 9 रूप के स्वरूप होते हैं। साथ ही माँ तो आदि शक्ति है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबकी जननी है वो। तो आदि शक्ति है और हमें भी अपने आप को आदि शक्ति मानना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी और इसको ही आगे लेकर के कि न आप कभी किसी चीज़ से ये ना सोचे कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, हम लोग सब कार्य कर सकते हैं और साथ में ये है कि आर्थिक लेवल पे सामाजिक लेवल पे और हर स्तर पे हमें सशक्त होना चाहिए ये एक खास मूल संदेश है और अच्छे से नवरात्रे मनाएँ आप लोग और आगे बढ़ें और अच्छा कार्य करें समाज के लिए क्योंकि अगर हम समाज से के लिए कार्य करेंगे तो समाज हमें उल्टा वापस वो देगा। तो हमें सोचना चाहिए कि समाज के लिए हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा समाज को हम दे सकते हैं। वो कहीं पर भी बैठे हों किसी भी प्रोफ़ेशन में हों लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए कुछ न कुछ करने की भावना होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ।